शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और हमारे विशेषज्ञ उन विषयों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और साथ ही आपकी आशंकाओं, आपके सवालों का भी लाइव जवाब मिलता है। अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के विषय क्या है, आइए डालते हैं उन पर सबसे पहले नजर। आज का हमारा विषय है फसलों में कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग और धान में कीट नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य। तो ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फसलों में कीट लग गए, बीमारियां लग गई, तो हमारी पूरी फसल कई बार चौपट हो जाती है। जो किसानों की मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। और क्योंकि ये धान का वक्त है, ऐसे में धान की फसल में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कई तरह की समस्याएं धान की फसल में आ सकती हैं। तो किस तरीके से उनका नियंत्रण करें और साथ ही जो कीटनाशक आप इस्तेमाल करते हैं उनका सुरक्षित इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें। हमारे 2 टोल फ्री नंबर है जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-1130-6, दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री, यानी इन पर कोई आपका शुल्क नहीं लगेगा। बस फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और हमसे लाइव बात करें। 2 मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन सुरेशी जी हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कीटनाशक अवशेष विभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचिन आपका कार्यक्रम में। और आप फसलों में कीटनाशकों के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में, उपयोग के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमारे वो किसान जो कि कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं फसलों में, उन्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सही मात्रा में कीटनाशक अपनी फसलों में आप दे सकें और आपको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। दूसरे मेहमान जो हैं उनसे भी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर हंसराज सिंह जी हैं, वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हंसराज जी कार्यक्रम में। और आपसे हम धान में कीट नियंत्रण एवं समसामयिक कार्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और जो हमारे दर्शक हैं उनकी कॉल्स का आप जवाब देंगे, उनकी आशंकाओं का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसे कीटनाशकों के बारे में अभी हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि क्या है सुरक्षित उपयोग, ताकि जो हमारे किसान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कीटनाशक जहरीले होते हैं और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो जहाँ एक तरफ आपकी लागत बढ़ेगी, फसलों को भी नुकसान हो सकता है और हम पर यानी जो किसान हैं जो कि उनका छिड़काव करते हैं उनको भी काफ़ी खतरा रहता है अगर सावधानी नहीं बरती गई। तो सबसे पहले सचिन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हम बात कर रहे हैं कि आप जो कीटनाशक उनका सुरक्षित उपयोग, इसके बारे में अक्सर हम देखते हैं चर्चा ना के बराबर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कई बार किसान भी इस पर ध्यान नहीं देते और ये चर्चा में आता ही नहीं विषय। तो मैं चाहूँगी थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैडम सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि कीटनाशक जो है मार्केट में 4 प्रकार के होते हैं जी। कम जहरीला, जहरीला, अधिक जहरीला और अत्यधिक जहरीला। तो जब किसान ये मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर ट्रायंगल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। अगर हरे कलर का ट्रायंगल है तो कम जहरीला है और उस पर लिखा होता है कि कॉशन। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है कि उस पे ऊपर नीला रंग का त्रिकोण होता है और उस पर लिखा होता है कि डेंजर जी। तो ये अधिक जहरीला होता है। उसके बाद एक पीले कलर का ट्रायंगल्स होता है, वो अधिक जहरीला होता है। और लास्ट जो कैटेगरी है वो अतिशय जहरीला, तो उसके ऊपर लाल रंग का जो त्रिकोण होता है और उसके ऊपर इंसान की खोपड़ी का भी चिन्ह होता है। तो मैडम ये बहुत जहरीले पदार्थ होते हैं जो कीटनाशक है। और जब भी किसान कोई भी दुकान में जाता है तो सबसे पहले पंजीकृत दुकानों से ही इसकी खरीदी उन्होंने करनी चाहिए।
और जब भी खरीदी करते हैं तो उसके साथ उन्होंने बिल अवश्य लेना है जी। क्योंकि कई प्रकार के जैसे मार्केट में 40 से 50% जो उत्पाद है वो डुप्लीकेट उत्पाद है। जी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया ये बात कि किस तरीके से हमारे किसान ये समझ सकते हैं जिस कीटनाशक का वो उपयोग कर रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरीके से उसे पहचाना जा सकता है, उसके बारे में अभी सचिन जी ने आपको बताया और विस्तार से हम इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। फसलों पर कीट लगने की आशंका बनी रहती है, लेकिन अहम बात है कीटों से फसलों को बचाया कैसे जाए। कीटों से फसल को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन किसानों को कीटनाशकों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे होने वाले दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच सकते हैं। कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय CIR नंबर जरूर देख लें। हर तिकोने निशान वाला कीटनाशक ही खरीदे। हरे तिकोने निशान वाले कीटनाशक का उपयोग उचित मात्रा में, सही समय पर, सही फसल पर, सही तरीके से और सही यंत्र से ही करें। इसके अलावा सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही फसल में कीटनाशकों का उपयोग करें और कीटनाशकों का उपयोग फसलों की जरूरत के हिसाब से कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव नहीं करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करें। फसलों में कीटों के प्रकोप ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि रोजाना अपने खेतों की निगरानी करें। रस चूसक कीटों की प्रति पौध या पत्ती संख्या के प्रति वर्ग मीटर संख्या का आकलन करें। खेतों में पीला चिपचिपा पाश, प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन प्रपंच और चिड़िया का अड्डा जरूर लगाएं। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के बारे में बताया। कुछ बातें इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे, बाकी आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे मेहमान डॉक्टर सचिन। आइए बात करते हैं दूसरे विषय के बारे में, यानी इस वक्त जो धान की फसल है उसमें किस तरह के कीट लग सकते हैं, उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। तो मैं डॉक्टर हंसराज जी आपसे समझना चाहूँगी, जो हम धान की फसल की बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और ज़्यादातर हमारे किसान धान की फसल में इस वक्त काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन जिन बीमारियों के बारे में हम बता रहे हैं वो बीमारियां अगर फसल में लग गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसको लेकर हमारे किसानों को कितना सचेत रहना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है? जी जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। इस समय जो हमारे किसान भाई हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि धान की रोपाई कर चुके हैं और रोपाई लगभग 25 से 30 दिन हो चुकी है। तो इस समय जिसे कि आपका मेजर जो मुख्य कीट आएगा तना छेदक है। तना छेदक में जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों होते हैं, 3 प्रजातियां मुख्य होती हैं, पीली, गुलाबी और सफेद। ये जो 3 तरह के जो आपके वो हैं, इनका जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे किसान भाई, जैसा कि अभी आपने हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि पहले जो है हम जो इंटरकल्चर ऑप्शन है, जैसे कि अगर इसमें जो तना छेदक है तो तना छेदक के लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर आपका 25 से 30 दिन का धान का पौधा है तो उसमें एक पाटा विधि है। इसमें सिंपल पाटा लगा देते हैं जो करीब 15 से 20 किलोग्राम पाटा होता है और इसको 2 से 2.5-3 मीटर का होता है। उससे क्या होता है कि पानी खेतों भरा रहता है। उसे लगाने से क्या होता है कि जितने भी तना छेदक या अन्य कीटों के अंडे बच्चे होते हैं सब गिर जाते हैं। और थोड़ा सा इसके बाद बात करें तो इसके लिए फिर हम जो है जो इस समय लग रहा है एक ट्राइकोग्रामा कार्ड आता है, ट्राइको जापानिकम कार्ड आता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे तना छेदक के कीट हैं उन पर अपना होस्ट बना लेता है, उनको डैमेज कर देता है। तो इसका जो है हमारा इको फ्रेंडली है। इसका अनुमान, चूंकि बायो अंड परजीवी है जी जी। तो इसमें कोई भी इस पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें जो है एक आपका लाइट ट्रैप लगते हैं। लाइट ट्रैप लगा देने से क्या होता है कि हमें पता लगता है कि इस कीट की इंटेंसिटी कितनी है।
क्योंकि अननेसेसरी हम तुरंत जो है रासायनिक दवा पर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जैसे आपका जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, हो जाता है। तो तीसरा चीज इसमें जो है हमने वो लगाते हैं, इसके बाद जो लाइट ट्रैप लगाने के बाद जब कीड़ा पता लग जाता है, तो कीड़ा पता लगाने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें लगना है। लास्ट में अगर तना छेदक का कंट्रोल नहीं होता है तो हम उस समय जो है कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G के नाम से आती है, या फिप्रोनिल आती है 0.3G की, इसके 20 से 25 किलोग्राम दानेदार आता है, या कार्टाफ जो है हाइड्रोक्लोराइड 50 उसमें SC में आती है, उसकी 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में, या आपका कोराजन। जी डॉक्टर हंसराज जी, इसके बारे में आगे हम कार्यक्रम में आपसे और विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हमारे आज के इस विषय से जुड़ी हुई हमारी इस रिपोर्ट पर। बरसात के मौसम में धान की फसल में कीट लगने की आशंका रहती है। धान में कई तरह के कीट लगते हैं, जिनमें से एक है तनाछेदक कीट। इस कीट की सुंडियां ही नुकसान पहुंचाती है। फसल की शुरुआती अवस्था में इसके प्रकोप से पौधों का मुख्य तना सूख जाता है। इसे डेड हॉट या हाइड डेड कहते हैं, और पकने की अवस्था पर बालियां सूखकर सफेद दिखाई देने लगती है। ये धारीदार गुलाबी, पीले या सफेद रंग का कीट होता है। प्रकाश प्रपंच के उपयोग से तनाछेदक की संख्या पर निगरानी रखें। वहीं पत्ती लपेटक कीट की सुंडी पौधों की कोमल पत्तियों को किनारों की ओर से लपेटकर सुरंग सी बना लेती है और उसके अंदर खाती रहती है। ऐसे में पौधों की पत्तियों का रंग उड़ जाता है और पत्तियां सूख जाती हैं। इनके अलावा मधुआ या फुदका कीट भी धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। फुदके भूरे, काले और सफेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं, जिनके शिशु एवं वयस्क दोनों ही पौधे के तनों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। फुदके तने पर होते हैं और पत्तों पर नहीं दिखते। इनके प्रकोप से हरी भरी दिखने वाली फसल अचानक झुलस जाती है। ग्रास हॉपर इस कीट के शिशु व वयस्क पत्तों को इस तरह खाते हैं जैसे कि पशु चर गए हो। गर्मी में धान के खेतों की मेड़ों की खुरचाई करे, जिससे इस कीट के अंडे नष्ट हो जाए। वहीं सैनिक कीट की केवल सुंडियां ही फसल को नुकसान करती है, जबकि पतंगे फूलों से रस चूसते हैं। सुंडियां नर्सरी में पौध को इस तरह कुतर कर खा जाती हैं जैसे इन्हें पशुओं ने चर लिया हो। खेत में ये कीट पत्तों की मध्य शिराओं को छोड़ते हुए पूरे पत्तों को चट कर जाते हैं। प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर इन कीटों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। धान में लगने वाले उपरोक्त सभी कीटों से फसल को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। और हाँ, आप हमारे नंबर्स नोट कर लें, लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हें फ्लैश करें। आप अभी देख पा रहे होंगे 2 नंबर हैं, टोल फ्री हैं। इनके माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी कॉल्स के लिए है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में ले सकें और उनका जवाब दे सकें। सचिन जी, जैसे कि अभी हम शुरुआत हमने की कि जो कीटनाशकों के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं, कि कीटनाशकों की तो हम बात करते हैं, लेकिन उपयोग करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हमारे किसान समझ सकते हैं कि कौन सा कीटनाशक कितना जहरीला है, किस तरह की बीमारी में या समस्या में कीटों में किस कीटनाशक की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। और हम जैसा कि आपने बताया कि कुछ मार्क होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, तो उस पर भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। सभी एक्चुअली पीड़कनाशी के नाम से जाने जाते हैं और जीवाणु को मारने वाले जीवाणुनाशक बोलते हैं। कीटों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग होता है, फफूंद को मारने के लिए फफूंदनाशी जी। तो जब हम चुनाव करते हैं तो हरे लेबल वाले कीटनाशकों का ही चुनाव करें, और उसके साथ हमेशा लिपलेट आता है। तो किसान ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम खरीदते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। तो पत्रक को अच्छे से पढ़े, पत्रक में दिया गया रहता है कि कितनी मात्रा में यूज़ करना है जी। फिर कब कौन से पौधों पे इसका छिड़काव करना चाहिए। तो जितने मात्रा में दिया गया है उतने मात्रा में छिड़काव करें, और जो पौधों पे बताया गया है उसी पौधों पे उसका छिड़काव करना चाहिए। आप ज़्यादा छिड़काव करोगे तो उसका नुकसान ही होगा, और कम छिड़काव करने से आपको उतना पर्याप्त उसका उससे संरक्षण नहीं मिलेगा। और
उससे कई तरह की मैंने पहले से ही बताया कि आपको कई तरह के कीटनाशक होते हैं, और कई कीटनाशकों में आपको स्टिकर डालने की ज़रूरत होती है, उसको वेटिंग एजेंट बोलते हैं। और जब बरसात हो तो आपको छिड़काव नहीं करना है, बरसात के बाद इमीडिएटली आपको छिड़काव नहीं करना है। कुछ अंतर प्रवाही कीटनाशक होते हैं, तो आप अगर छिड़काव करने के बाद 2-3 घंटे के बाद भी बारिश आती है तो उससे कुछ मिस खराब होने वाला नहीं है। जी तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, आमतौर पर किन फसलों में ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है? और आपने बताया कि जो ग्रीन हरे रंग के मार्क वाला ट्रायंगल वाला है वो हमारे किसानों को ज़्यादातर खरीदना चाहिए, लेकिन जब बाज़ार में जाते हैं तो कहते हैं कि आप ये वाला लीजिए, ये थोड़ा सा डालेंगे बहुत काम करेगा। तो एक तो अनुपात किस तरीके का कैसा होना चाहिए, कैसे उसको समझे हमारे किसान, और किस तरह की फसलों में कीटनाशकों की ज़रूरत होती है? वो कौन सी स्टेज होती है जब आपने बताया कि चौथे नंबर का मार्क जहाँ पर मतलब स्केलेटन बना होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक या जहरीला होता है? अभी जैसे मैडम, जैसे मैंने बताया कि हरे रंग का जो मार्क होता है उसी की खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे भी आपको प्रबंधन मिलता नहीं है, तो आप फिर एक कैटेगरी ऊपर जा सकते हैं, फिर नीले रंग की कैटेगरी का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा है तो फिर आप पीले रंग या लाल रंग का कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, जैसे हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कीटनाशकों का जो यूज़ होता है वो कॉटन में होता था, तो जब से बीटी कॉटन आया तो अभी सबसे ज़्यादा हम कीटनाशकों का उपयोग चावल में करते हैं। तो चावल के बाद फिर कई प्रकार के जो फसल है उसमें भी हम उसका यूज़ करते हैं, और मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम यूज़ करते हैं तो आप लेबल अच्छे से पढ़े, और हमेशा लिपलेट और उसकी जो बॉटल्स है उसका आपको जो स्टोर हाउस में जब रखते हैं तो आपको बच्चों से दूर रखना है। और कई प्रकार की जो हमको सावधानियाँ लेनी है, जैसे पानी के स्रोत से आपको 100 मीटर दूर आपको कभी भी कीटनाशकों का जो घोल बनाते हैं आप, तो उससे दूर बनाना है। और जब आप घोल बनाते हैं तो आपको जो उसके यंत्र होते हैं जैसे स्प्रेयर्स है, ये होते हैं, वो पानी से अच्छे से धो लेना है पहले, और आपको छिड़काव करने के बाद भी आपको और उसको धो के अच्छे से रखना है। जी, तो ये सावधानी आपको रखनी है। एक कॉलर ने बात कर लेते हैं, जितेंद्र जी हैं जिन्होंने बागपत से हमें फ़ोन लगाया है। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। मैम, मेरा ये सवाल है कि कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग में हम किस तरह कर सकते हैं? आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है जितेंद्र जी, थोड़ा आप ऊंचा अगर बोल सकें या फिर नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। मैम, कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग में किस तरह किया जा सकता है? सुरक्षित प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है? हाँ, हमारा आज का विषय ही यही है जितेंद्र जी, और आपने तो अपने एक सवाल में पूरे हमारे विषय को समेट लिया। इसी को ही हम आगे और विस्तार से बताने वाले हैं आपको। तो जैसे कि सुरक्षित इस्तेमाल की बात करें, कुछ बातें तो आपने बताई कि चुनाव किस तरीके से करें कीटनाशकों का। अब बारी आती है कि जो हमारे किसान उनका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं है, ज़्यादा फोकस यही रहता है कि भाई जल्दी से हम स्प्रे कर दें। समय क्या है, किस तरह की पहले से उन्हें तैयारी अपनी करके रखनी चाहिए? मैडम, छिड़काव जब भी हम करते हैं तो आपको सुबह या शाम में करना है, दिन के टाइम में नहीं करना है, क्योंकि परागण करने वाले बहुत से जो कीट होते हैं, जो किसानों के जो मित्र कीट होते हैं, तो वो भी उस टाइम में मर जाते हैं। और जितनी मात्रा में आपको बताया गया उतनी मात्रा का यूज़ करें। और पानी का, जैसे जब आप पानी भरते हैं स्प्रेयर्स में, तो आपको जब पीने के पानी के स्रोत से उसको दूर रख के करना है, और उचित मात्रा का हमेशा उतना ही प्रयोग करना है। और दस्ताने आपको पहनने हैं, फिर उसके मास्क मिलते हैं, प्लास्टिक के ग्लोव्स आते हैं, गमबूट आते हैं। तो किसान ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में हम किसान इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन अब जैसे कोरोना काल में भी आपको देखा गया कि मास्क आपको पहनने की अब आदत हो चुकी है, तो मास्क हमेशा पहने और गॉगल पहने। अगर आपको कुछ जख्म हुई है तो आप उस टाइम में आपको उसको पट्टी से या कपड़े से बांध कर रखना है, ताकि उससे उसके छिड़काव या उसकी जो बूंद है आपके जख्म में ना जाए। और हवा के विपरीत दिशा में आपको कभी भी छिड़काव नहीं करना है, हवा के साथ आपको छिड़काव करना है। और पत्तियों को, जैसे हम पत्तियाँ अच्छे से धो के निकलनी चाहिए, उस टाइप से आपको छिड़काव करना चाहिए। तो ये कई प्रकार की सावधानी है जो किसानों को रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं और आपकी कॉल्स लेंगे और इस विषय पर और हम आगे चर्चा करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्प्रेयर होता है उसका चुनाव किस तरीके से करें
और इसके अलावा हमारे वो किसान जो कि ये समझना चाहते हैं कि जो स्प्रेयर्स हैं उनका चुनाव करने में कई बार समस्या होती है कि सस्ते स्प्रेयर्स की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, तो उसका नुकसान किस तरह से उन्हें हो सकता है और उचित स्प्रेयर का इस्तेमाल कर कैसे वो लागत में भी कमी कर सकते हैं, कीटनाशक का कम इस्तेमाल भी उन्हें करना पड़ेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, कहीं मत जाइएगा, फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा विषय है ये कि कीटनाशकों का कैसे आप सुरक्षित इस्तेमाल करें, और दूसरा विषय है कि धान में इस वक्त कैसे आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं। दोनों ही आपस में एक तरीके से जुड़े हुए विषय हैं। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर है श्याम सुंदर जी हैं, जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका श्याम सुंदर जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा, जिला बारा छपरा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम जी, ग्रामीण क्षेत्र से। जी बताएं। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि कीटनाशकों का उपयोग जैसे कि सोयाबीन, मक्का में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार कर सकते हैं। मक्का में आप कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मक्का की और सोयाबीन में कौन सी दवा का छिड़काव करें इस सप्ताह। जैसे कुछ पूछना चाहते हैं साथ में सवाल इस सप्ताह। ठीक है श्याम सुंदर जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। डॉक्टर सचिन मक्का के बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या कोई श्याम सुंदर जी कौन सी कीट लगी है मक्का में? श्याम सुंदर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मक्का में कौन सी कीट लगी है? श्याम सुंदर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फोन कट गया उनका। अगर एक्चुअली फोन कट गया मैडम, तो मक्का में अभी मैडम फॉल आर्वियम इस कीट का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। तो उसको रोकथाम के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की एक दवा आती है मैडम, उसका 4 ग्राम या 4 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी। और सर ये भी बताएं कि अलग अलग फसलों में क्या कोई ख़ास स्टेज होती है जिस वक्त कीटनाशकों का इस्तेमाल सही रहता है करना, या फिर किसी वक्त भी कर सकते हैं जब उन्हें समस्या दिखाई दे? नहीं मैडम, एक्चुअली जब हम पौधों में या फसलों में हम छिड़काव करते हैं तो वहाँ एक आर्थिक दर की दहली स्तर की एक मात्रा होती है मैडम। तो आपको जब कीट दिखाई देता है तभी आपको छिड़काव करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको पहले कीटों का गणना करनी है। अगर उस कीट उससे कम है तो आपको कभी भी छिड़काव करना नहीं है। अगर आर्थिक दहली स्तर जो उसको हम ETL बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके अगर ऊपर मात्रा चली गई है तभी आपको छिड़काव करना है। जी। डॉक्टर हंसा जी से बात करते हैं हम धान पर। धान में जैसा कि आपने बताया कुछ जो कीट लग सकते हैं, तो अभी आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से कीड़े हैं जो कि इस समय, क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे 25 से 30 दिन की फसल हो चुकी है, रोपाई हो चुकी है धान की, तो इस स्टेज में कौन कौन से कीड़े लग सकते हैं जिनका ध्यान रखना, जिनके संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि धान में जो पौध अवस्था होती है उसमें मुख्यतः तना छेदक कीट लगता है, ग्रीन हापर लगता है। लेकिन जब रोपाई से दौज जो प्रारंभिक अवस्था दौज होती है उस समय तना छेदक और हापर 3 तरह होते हैं, ब्राउन हापर, सफेद हापर है ना, और रेड हापर। तो जो ब्राउन हापर सबसे डेंजरस होता है। इसके बाद जो दौज से जब फ्लावरिंग स्टेज पुष्पन अवस्था आती है उस समय तना छेदक लगता है मेन, और इसके बाद हापर लगते हैं। इसके बाद परागण के बाद जब परागण हो जाता है, दाना सेटिंग होने लगता है, मिल्किंग स्टेज आती है,
उस समय तना छेदक, हापर और गंधी बग एक कीट लगते हैं। तो इस समय जो हमारी धान की फसल किसान भाइयों की लगभग 35 से 40 दिन हो गई है, इस समय तना छेदक का प्रकोप हो रहा है। क्योंकि तना छेदक का प्रकोप आपकी नर्सरी अवस्था शुरू हो जाती है, उस समय किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोग बार बार कहते हैं कि उस समय जब आपके पौध की रोपाई करने जा रहे हैं तो ऊपर की पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ दीजिए इससे, और उसको कहीं दबा दीजिए। इससे क्या होता है, तना छेदक का नियंत्रण काफी हद तक उसी समय हो जाता है। लेकिन जब हमारी फसल खड़ी हुई है उस समय अगर ये दिखाई दे रहा है तो इस समय सबसे अच्छा ये है कि आप जो है एक कार्ड आता है जो ट्राइको कार्ड के नाम से जानते हैं, ट्राइको गामा जेपेनिकल के नाम से जाती है। इसकी लगभग आपका 1 से 1.5 मतलब कार्ड प्रति हेक्टेयर लगा देंगे अंडे। इससे क्या होगा कि जो बोरर होते हैं हमारे, उस बोरर के अंडे पर अपना ये होस्ट बना लेता है, उसको डैमेज कर लेता है। इसके बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो तना छेदक में क्या होता है कि पहचान क्या है कि जब बालियां निकलती हैं तो बालियां बिल्कुल सफेद निकलती हैं जी। और उस समय अगर आप उस बाली को खींच के देखें तो पूरी बाली गोद से निकल जाती है, और जहां पर बाली और पेड़ का संबंध होता है वहां देखेंगे कि वहां आपको कटा दिखाई देगा और वहां एक आड़ स्मेल आएगी। लेकिन उस समय क्या होता है कि जब बाली निकल जाती है धान में दोबारी बाली नहीं आती है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब पौधा गोप अवस्था में है तो उसको इसका बाली निकलने का इंतजार न करें। उस समय कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का जो 4G का आता है, एक प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं फर्स्ट एड के रूप में स्प्रे दानेदार जाता है 4G का, या फिप्रोनिल, ये 5G आते हैं। इसका जो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका तुरंत डाल दे। इससे क्या है, प्रोफाइलिटिक स्टिक आती है कि आपका कीड़ा न लगे। इसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कीड़ा तो फोलिज स्प्रे करना पड़ेगा। कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड की 50-80 की आती है, उसकी लगभग 1.5 ml मात्रा, या आपका कोराजन इसकी आपका 1.5 ml पर लीटर पानी में इसको जो है आपको स्प्रे करना होगा, जिससे जो है तना छेदक, क्योंकि हम देखते हैं तना छेदक जब बाली निकल जाती है उस समय किसान भाई कुछ नहीं कर पाते हैं और उनकी जितनी भी लागत होती है सब लग चुकी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लागत एक बहुत बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं समस्या है जिसकी हमारे किसान लगातार कोशिश करते हैं कि उसे कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी प्रवीण जी, अमेठी से आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। बताइए सवाल क्या है आपका। प्रवीण जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। बताइए प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है कि जैसे भी हम लोग कीटनाशक की बात कर रहे हैं तो पर इसमें कोई जैविक का उपाय नहीं है क्या? क्योंकि हम जैविक का करना चाहते हैं पर उसमें सब केमिकल का कीटनाशक की बात हो रही है जी। इसके लिए कोई ऑप्शन मिल सकता है हमें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, हम इस पर आने ही वाले थे और अच्छा वो आपने प्रश्न पूछ भी लिया। सचिन जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो किसान है वो जैविक या फिर एकीकृत जो कीट प्रबंधन है वो कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम, जैसे हमारा जो फरीदाबाद में केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड है उसके अंदर करीब 300 जो रसायन है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो उसमें 16 ऐसे प्रोडक्ट है जो जैविक कीटनाशी के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, बीटी है, वर्टिसिलियम लेकानी है और कई बोटेनिकल जैसे नीम के जो उत्पाद है 100 ppm नीम ऑयल, 10,000 ppm नीम ऑयल, 50,000 ppm नीम ऑयल। तो आपके ये 16 जो जैविक कीटनाशी है आप उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसे कई प्रकार की जो नीम ऑयल जैसे मैंने बताया, जब फूल आते कई पौधों में तो अगर आप उसी टाइम में उसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसा 5 ml से अगर नीम ऑयल 300 ppm है तो आप 5 ml प्रति लीटर से उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे ऐसा हो जाता है कि नीम ऑयल में एजारिडेक्टिन नाम का एक केमिकल होता है, उससे जो कीट है वो प्रकर्षित हो जाते हैं, उसको रिपेल करता है। तो और बिवेरिया और मेटाराइजियम नाम के जो फफूंद है कि बहुत सारी जैसे सुंडी आती है, जैसे चावल में भी सुंडी है, या सफ़ेद गिटार नाम की जो कीट आती है गन्ने में आती है, आजकल चावल में भी आ रही है। तो आप उसमें जमीन में या कंपोस्ट में जब आप कंपोस्ट डालते हैं उसमें मिला के अगर मेटाराइजियम एनिसोप्लिप को डालते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर से घोल बना के, तो उससे भी वो गिटार वहाँ पे मर सकती है। तो आपके पास बोटानिकल्स भी है, तो आप उसका भी आप टाइम टू टाइम छिड़काव कर सकते हैं।
जी, योगराज जी एक दर्शक हैं जिन्होंने एमपी से हमें कॉल किया है। स्वागत है योगराज जी कार्यक्रम में, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ मैडम जी, मेरा सवाल ये था कि धान की फसल में सर गाल मीज बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या आ रही सर मैडम जी, गाल मीज बहुत लग रहा है, गाद निकल रही है, पोंगा बोलते हैं जिससे। अच्छा ठीक है, हमारे साथ धान पर हम बात कर रहे हैं। धान पर बात करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे हंसा जी बने हुए हैं। हंसा जी क्या बताना चाहेंगे? जैसे ये कह रहे हैं कि गाद निकल रही है, शायद ये बताया इन्होंने। गालमीज कहा जाता है मैडम जी इसको। जी गालमीज। जी आप सुन पा रहे हैं हंसा जी हमें? जी हाँ, आवाज सुनिए। इनकी दाग कहाँ आ रही है? बालियों पर आ रही है? नहीं, गाल में जो लगी है बताइए। गाल में लगी हुई बता रहे हैं ये। जी कहाँ पर? जी अगरबत्ती जैसे गोल गोल निकलता है इससे मैडम जी पूरा। आवाज नहीं क्लियर हो रही मैडम। ये बता रहे हैं अगरबत्ती जैसा कुछ गोल गोल निकलता है धान की फसल में। गालमिल आपने बताया ये। गालमिज की समस्या। गालमिज एक कीड़ा है। इसके लिए मैडम सबसे अच्छा है इमिडाक्लोप्रिड जो होता है 17.8 SC की आता है, उसकी आधा ml पर लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दीजिए और गोप में जो है पूरा गोप में पानी तर कर दीजिए। और किसान भाई करते क्या है कि जो पानी का है मात्रा कंजूसी करते हैं, तो उनको पानी पूरा भर के और उसमें जो है ये दवा का स्प्रे कर दे तो गालमिज खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, तो मुझे लगता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। जो जानकारी दी हंसाज ने बिल्कुल उस तरीके से आप इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। आशा करते हैं कि आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी। अब मैं आपसे समझना चाहूँगी सचिन जी, जो हम सुरक्षित इस्तेमाल की बात करें ब्रेक से पहले, जैसे मैंने कहा कि जो स्प्रेयर्स हैं उनका चुनाव करना, उचित चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ार में कई तरह के स्प्रेयर्स इस वक्त मौजूद हैं। पीछे हमने देखा कुछ ऐसे स्प्रेयर्स थे जिनकी वजह से कई किसानों की जान भी गई है क्योंकि वो सही नहीं थी तकनीकी रूप से। तो मैं चाहूँगी कि स्प्रेयर्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और क्या ख़ास बातें से जुड़ी जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मैडम जैसे कई प्रकार के स्प्रेयर्स है, जैसे नैपसैक स्प्रेयर्स है जो किसान पीठ पे रख के उसको स्प्रेइंग करवा सकता है। फिर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स भी आते हैं। और जैसे हम जो बड़े जैसे फल वाले पौधे होते हैं उसमें हम रॉकर स्प्रेयर यूज़ करते हैं। तो जैसे आपका क्षेत्रफल है, जैसे नॉर्मली हम चावल या गेहूँ उसमें आराम से नैपसैक स्प्रेयर से जो स्प्रेइंग करवा सकते हैं। अगर आपका फील्ड ज़्यादा है, एक हेक्टर से 10 हेक्टर तक है, तो अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही वैसे कई प्रकार के स्प्रेयर भी आते हैं, लेकिन किसान जैसे अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों विषयों पर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें हेलो किसान। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से आज का हम विषय आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कीटनाशकों का आप उचित और सुरक्षित उपयोग करें और साथ ही धान में कैसे करें कीट प्रबंधन, यानी कीट बीमारी अगर आपके धान में लग रही है तो उसको कैसे आप नियंत्रण में लाएं, कैसे उससे बचाव करें अपनी फसल का। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सचिन जी, जैसे कि हम कीटनाशकों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। चलिए उससे पहले कॉलर हैं, योगेंद्र जी हैं राजस्थान कोटा से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी योगेंद्र जी बताइए, सवाल क्या है आपका? योगेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। योगेंद्र गौतम कोटा राजस्थान जिले से संवाद। हाँ जी सवाल बताएं। जी मैडम, मेरा सवाल ये है ये कार्यक्रम में कि जैसे कि हमारी सोयाबीन है 4-5 हेक्टेयर में। योगेंद्र जी आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। आवाज नहीं आ रही मैडम। हाँ बताएं। जी मैडम, मैं बोल रहा था, सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमारे जैसे कि सोयाबीन है ना, तो उसमें क्या है कि कीटों का ज़्यादा रोग लग रहा है, कीट ज़्यादा हो रहे हैं, सोयाबीन गल चुकी है। कौन सी फसल आपकी? सोयाबीन की फसल है? हाँ, सोयाबीन की फसल है, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आज हम हाँ जी कौन से कीट लगे? कौन से कीट है योगेंद्र जी? कीट वो पत्तियों पर पत्तियां पीली पड़ रही है, धब्बे हो रहे हैं। जी हंसराज जी, जैसे ये बता रहे हैं कि सोयाबीन की फसल लाल हो रही है। जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने जान लिया है जी। हम अपने विशेषज्ञ से इसका जवाब लेते हैं। हंसराज जी क्या बताना चाहेंगे? सोयाबीन में समस्या आ रही है, बता रहे पत्तियां जो है वो पीली पड़ रही हैं और पूरी फसल इनकी बर्बाद हो गई है। नहीं देखिए, ऐसा है ना, जो आपकी जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें मुख्यतः जो इस समय जो बरसात का समय मोजेक आ रहा है, इसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं और बाद में कर्लिंग हो जाती है, मतलब ओल जाती हैं और पूरी फसल में बाली नहीं आती, फूल नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी सिस्टेमेटिक जो आपका फंजीसाइड है और इमिडाक्लोप्रिड के साथ तुरंत स्प्रे करें, लेकिन इसका एक सिद्धांत होना चाहिए कि खेत में प्रारंभिक अवस्था में, यानी आपका जो मोजेक का असर है पीला दिखाई दे रहा है, वो 5 से 6% या 10% मैक्सिमम हो। अगर पूरा खेत 50% ज्यादा हो गया है तो उसमें दो तरह के आते हैं कि कुछ खेत में कुछ पेड़ में दिखाई नहीं देगा लेकिन साइलेंट स्टेज में रहता है। तो अगर 50% से ज्यादा हो गया तो उससे कोई दवा नहीं मैडम। जी, यानी शुरू से ही सावधान रहना चाहिए। और जैसे ही दिखाई दे, अगर 5 से 6% है तो पौधे को तुरंत उखाड़ दीजिए। हाँ। और पौधे के दाब हंसा जी ये भी कई बार समझना बहुत चुनौतीपूर्ण। इंसेक्टिसाइड का दवा का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि जो ये मक्खी ये व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलता है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हंसराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो बीमारियां हैं या जो कीट हैं, इनके संकेत कई बार किसान जब तक समझ पाते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किस तरीके से वो अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें और जो सिम्टम्स हैं, जो संकेत हैं, वो सही समय पर समझ पाए? जी, तो इसमें ऐसा मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें आपका कार्बनडाजिम और आपका इमिडाक्लोप्रिड एक सुरक्षात्मक उपाय जो है कर देना चाहिए जब बरसात शुरू होती है, क्योंकि इस समय मोजेक का बहुत प्रकोप हो चुका है और किसान भाई पौध के लालच करते हैं। उसमें अगर आपको एक भी पेड़ दिखाई दे तुरंत उसको जो है पेड़ को दबा दीजिए खेत जमीन में, ताकि उसको वायरस जो है वो दूसरे हेल्दी पौधे पर न पहुंच पाए और उस पर तुरंत दवा डाल दीजिए। जी
बिल्कुल। तो अगर आपके भी दर्शकों कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें, अभी भी समय बाकी है। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। सचिन जी, अब जैसे कि हम कीटनाशकों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, आपने कुछ बातें बताई कि स्प्रेस का इस्तेमाल कैसे करें। अब मैं जानना चाहूँगी जो रेशो यानी जो अनुपात है, अक्सर ये होता है कि जो हम बताते हैं या फिर जो दवा के ऊपर लिखा होता है कीटनाशक के ऊपर, वो बहुत ही कम होता है और अक्सर ये सोच लेते हैं कि इसमें जो लिखा है बहुत कम, इतने से तो कुछ असर होगा ही नहीं। तो उस अनुपात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर हमने ये देखी है, ये सवाल भी उठते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे किसानों को समझाएं कि वो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ डाले तभी उसका प्रभाव होगा। जैसे मैडम पहले मैंने बताया कि आर्थिक सीमा स्तर होती है कोई भी किट की, तो अगर आई है खेत में तभी आपको छिड़काव करना चाहिए। तो जब पत्रक जो आता है बॉटल्स के साथ या जब आप कीटनाशक खरीदते हैं तो उसमें उसकी मात्रा दी जाती है कि 1 ml प्रति लीटर या 2 ml प्रति 10 लीटर, तो उसी हिसाब से आपको छिड़काव करना है। ज़्यादा छिड़काव आप करोगे तो आपके आपका ही कॉस्ट ऑफ जो प्रोटेक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कम अगर उससे मात्रा आप कम छिड़काव करते हो तो कीट वैसे भी मरने वाली नहीं है। तो आप जब भी ज़्यादा मात्रा का छिड़काव करते हो तो जो कीट है उसमें एक शक्ति आती है, तो उससे उसको इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस उसमें आ जाता है। तो इससे अगर आगे आप अगर ज़्यादा कीटनाशी अगर छिड़काव करोगे तो उससे वो कीट मरने वाली नहीं है। तो इसी के लिए आपको जितनी बताई गई मात्रा में आपको छिड़काव हमेशा करना चाहिए। जी, एक कॉलर है ओम प्रकाश यादव जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। ओम प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ, बताइए सवाल क्या है। तना छेदक में जैविक दवाई चाहिए। तना छेदक में जैविक दवा का इस्तेमाल आप जानना चाहते हैं? जी जी मैम जी बिल्कुल। तना छेदक में जैविक दवाई चाहिए। हाँ डॉक्टर हंसराज जी, जैविक कीटनाशक के बारे में जानना चाहते हैं। तना छेदक जो हम जानते हैं धान में एक कीट होता है, वो समस्या होती है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि अभी हमारे जो सुरेश जी ने बताया, जो डॉक्टर साहब ने, कि दवा जो है आपका नीम आयल के आता है, नीम आयल डाल सकते हैं तो प्रीडेटर होता है, मारता नहीं, दूर भाग जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका खेत में आपकी फसल 30 से 40 दिन है तो आपको ट्राइकोकार्ड, जिसे ट्राइकोगामा जो अंड परजीवी है उनको लगा देंगे, और इनकी हर हफ्ते बाद लगभग बदल देंगे और 6 वाला हफ्ते तक लगाएंगे। इससे होगा कि आपका तना छेदक का प्रकोप खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हम कीटनाशकों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं सचिन जी, अभी अनुपात के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है और कोई किसान इस तरह के कीटनाशक का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में उसे तुरंत क्या करना चाहिए? मैडम, सबसे पहले छिड़काव करते टाइम में किसान जैसा खाना खाना है तो छिड़काव के पहले वो खाना खा ले, और छिड़काव के समय वो तंबाकू ना खाए, खाना ना खाए। तो बीच में अगर पानी भी पीना है उसको तो उसको साबुन से हाथ धो के पीना चाहिए। तो कीटनाशक एक्चुअली बहुत जहरीले होते हैं। अगर उसको विष बाधा हो गई, आंखों से चली गई, या फिर उसको जख्म है, जख्म से अगर उसका कीटनाशकों का जो सोल्यूशन है अगर वो चला गया बॉडी में, तो उसको सबसे पहले चक्कर आएगी, पसीना आएगा, धुंधला सा दिखेगा। तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जब भी वो जाएंगे तो जो भी छिड़काव किया है उस दवा के साथ जो पत्रक आता है वो साथ ले जाना ना भूले। उसमें कई प्रकार एंटीडोट लिखा होता है कि आपको इसकी विष बाधा होती है तो आपको क्या लेना चाहिए, तो डॉक्टर को भी पता चले कि ये दवा का उसमें उसके बॉडी के अंदर गई है। तो ये सावधानियाँ ले, और जैसे छिड़काव करने के बाद हमेशा अपने जो स्प्रेयर से उसको धो के रखे, छिड़काव करने के पहले भी उसको धो के यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो स्प्रेयर्स है उसके साथ बहुत से नोजल्स आते हैं, तो खरपतवार के ऊपर छिड़काव करने के लिए उसका नोजल अलग होता है, फफूंदनाशक मारने के लिए उसका नोजल अलग होता है, कीटनाशक के लिए अलग होता है। तो ये उसने सावधानियाँ हमेशा बरतनी चाहिए। जी हंसराज जी, अब मैं आपसे धान के बारे में जानना चाहूँगी। एक और समस्या आती है जो फुदका है, उसकी समस्या हम देखते हैं कि काफ़ी कॉमन हो जाती है, और हमारे किसान कई बार इसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके क्या संकेत हैं, इसको कैसे पहचानें, और इससे किस तरह का नुकसान होता है धान की फसल को? देखिए, ऐसा है जिसे आपने फुदका बोल रहे थे, हापर बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है। हरा फुदका जो कम नुकसानदायक होता है, भूरा और सफेद। सबसे ज्यादा भूरा नुकसानदायक होता है।
इसकी पहचान ये है कि आप ये पत्तियों का जो है रस चूसता है, और आप धान के खेत पे देखेंगे तो दूर से दिखाई देगा कि कहीं गोले में पैच बना हुआ है ना, और वहाँ का जो पत्ती है वो जल जाती है, बर्निंग टाइप हो जाती है और बुरा दिखाई देने लगता है। तो उसमें अगर पास जाके देखें तो उसमें बहुत छोटे से कीड़े दिखाई देंगे। तो उसके लिए जो है आपका हापर जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, और इसमें किसान भाइयों से बार बार हम लोग कहते हैं कि हापर हमेशा पैच में आता है, पूरे खेत में नहीं रहेगा, पैच में आता है, और पैच आपका खेत की मेड़ से देखेंगे तो दूर से दिखाई दे देता है। तो उसमें क्या है कि जो आपकी दवा है उसमें दवा तुरंत डालना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपको लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइट ट्रैप से क्या होता है कि हमें, जैसे अभी डॉक्टर सुरेश जी ने बताया कि हमें ETL लेवल, मतलब आर्थिक स्तर पता लग जाएगा कि इस कीट की इंसिडेंट कितनी है। इसके बाद आज जो है फेरोमोन ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, और लास्ट में अगर नहीं कंट्रोल होता है तो आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में दवा डालनी पड़ेगी। इसमें आपका विप्रोफ्यूजिन है 25 SC की आती है 1.5 ml पर लीटर में, या डाइक्लोरोवास है 1 ml पर लीटर में, या आपको जो है इमिडाक्लोप्रिड है 17.8 SL की आधा ml पर लीटर दवा डालें। दवा डालने के लिए किसान भाइयों मेरा अनुरोध है कि आप जहां पैच दिखाई दे रहा है उस पैच के बाहरी किनारे से स्प्रे करें, ताकि जो कीड़ा है वो बाहर भाग न सके जी, समझ रहे हैं। इसके बाद पूरे खेत में करें। होता है कि किसान भाई एक तरफ करते हैं तो किसान जो कीड़ा होता है, BPH होता है, हापर होता है, वो दूसरे खेत में माइग्रेट होता है या दूसरे पहुंच जाता है, फिर आ जाता है। तो अगर गोले में करेंगे, गोले के बाहर से अंदर की तरफ करेंगे, मतलब आउटर इनर में आएंगे, तो आपका जो है कंट्रोल काफी हद तक हो जाएगा। चलिए कॉलर में बात कर लेते। कुलदीप है कोटा से, इन्होंने कॉल किया। कुलदीप जी सवाल बताइए आप अपना। हेलो जी नमस्कार कुलदीप जी, सवाल बताएं। कुलदीप गौतम, कोटा राजस्थान से जी। जतिन जी से सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैडम, जैसे कि हमारी धान की फसल है सोयाबीन, तो सोयाबीन की फसल में हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए छिड़काव करते समय, और क्या क्या बातें ध्यान पूर्वक रखनी चाहिए आगे का, और क्या क्या फसल में कीट छेदक भी लग रहा है, पत्तियों में छेदक पड़ रहा हुआ है पत्तियों में, तो उसका किस प्रकार, इससे जतिन जी से जानना चाहूँगा पूरा जानकारी टीवी स्क्रीन पर। क्या क्या लगा है सोयाबीन में? आपका पत्ती छेदक लगा है और क्या सफेद मक्खी लगी है? पत्ती छेदक लगा है। ओके। तो सोयाबीन में पत्ती, एक स्पोडोप्टेरा नाम की एक सुंडी आती है। फसल में कौन सी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें उसमें? सोयाबीन में आपकी अगर पत्ती छेदक, पत्ती पे जो सुंडी आती है उसको स्पोडोप्टेरा बोलते हैं। स्पोडोप्टेरा को के लिए आपको अगर जैविक कीटनाशी चाहिए तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल सस्पेंशन का छिड़काव कर सकते हैं। और सुंडियों को मारने के लिए बीवेरिया और मेटारिज्म दोनों की फफूंदनाशक भी आते हैं, उसका 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर का आप छिड़काव कर सकते हैं। और कई प्रकार की कीटनाशी दवाएं भी आती है, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, फिर क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल है, इसका आप 5.5 ml 1 ml प्रति लीटर का आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और स्पोडोप्टेरा को मारने के लिए एक वायरस भी आता है, उसको स्पोडोप्टेरा SLNP नाम से आता है। तो उसमें 200 सुंडियों का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो 1 एकड़ में आपको उसका छिड़काव करना है जी। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। अभी कुछ समय बाकी है, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं लगाया और कोई समस्या है आप जो आज के विषय से जुड़ी, तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। आपका कॉल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात करें कीटनाशकों का कैसे करें आप सुरक्षित उपयोग, और साथ ही धान फसल में कौन कौन से कीटों का हमला हो सकता है और इसका कैसे आप प्रबंधन करें। एक कॉलर है कुलदीप हैं जिन्होंने हमें फर्रुखाबाद से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। कुलदीप जी बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, धान में जो सफेद बाली निकलती है, तना छेदक सूंडी लगती है, वो कोराजिन दवा आती है, कोराजिन से कंट्रोल हो जाएगी? जी क्या बताना चाहेंगे हंसराज जी? हाँ ऐसा है, कोराजिन जो दवा आती है सिस्टमेटिक होती है और इसकी 150 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो कोराजिन से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों ध्यान दीजिए कि जब बाली गोप में हो तभी स्प्रे करें। अगर बाली निकल जाती है, किसान भाई क्या करते हैं कि जब बाली सफेद बाली निकल जाती है उसमें स्प्रे करते हैं, उसमें स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, और इसको बाली को गोप में देखें। जब बाली गोप अवस्था में, चूंकि उसका क्या होगा कि जब बाली निकल जाती है तो उसका कंटेंट खत्म हो चुका होता है और पूरी बाली सफेद निकल जाती है, धान में दोबारा बाली नहीं निकलती है। तो ये स्प्रे जो है आप धान में रोपाई के लगभग 35 से 40 दिन पर स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा, लगभग 90 से 95 दिन तक आपकी फसल सेफ रहेगी और आपका जो है इसमें चांसेस कम रहेगा। जी सचिन जी, आप कीटनाशकों पर आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक जो व्यवहारिक समस्या हमारे किसानों के सामने आती है, जब वो कीटनाशक लेने जाते हैं तो कई बार मान लीजिए कि ये हमारे जो किसान उनकी जागरूकता की कमी है या फिर उनके साथ इस तरीके से धोखाधड़ी भी हो जाती है कि एक्सपायर्ड उन्हें दे दिया जाता है कीटनाशक। और एक चीज़ और देखते हैं कि जिस बीमारी के लिए मान जिस कीट के लिए जिस फसल के लिए रिकमेंडेड कीटनाशक है वो ना होकर एक कॉमन दे दिया जाता है कि आप इसका किसी में भी इस्तेमाल कर लें। तो ये थोड़ी सी शायद हमारे किसानों की जागरूकता का अभाव भी होता है और थोड़ा उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए। तो कैसे आप क्या जानकारी देंगे इस बारे में, क्या करें वो? जब भी किसान मैडम दुकान में जाता है तो उसका पंजीकृत दुकान में ही जाना चाहिए और जो भी दवा लेते हैं आप, जब किसान खरीदता है तो उसकी रसीद ज़रूर लेनी चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। जैसे कीटनाशी बोर्ड जो कहता है कि जैसे मैन्युफैक्चर डेट से आपको 2 साल की मुदत होती है यूज़ करने तक, तो ज़्यादातर जब किसान लेने जाता है तो कई बार वो एक्सपायरी डेट का मिलता है, तो वो जो दुकानदार होते हैं उसको फोर्स भी करते हैं कि आप यही ले जाओ। तो ऐसी दवाएं आप ना लें और जब भी ले तो उसकी रसीद ले और उसके ऊपर लेबल पड़े कि आपको कितना अवधि बचा है। करीब 1 साल का अवधि तो आपके साथ होना चाहिए और जितनी दवा आपको चाहिए 1 साल में, जैसे आपको 1 डिब्बा चाहिए 2 डिब्बा चाहिए उतना ही खरीदे। अगर आप ज़्यादा खरीद के रखते हो तो फिर आप 2 साल के या 1 साल के बाद उसकी वैसे भी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। बिल्कुल हंसराज जी, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ क्लोजिंग नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं धान में जो कीटों की समस्या होती है और कुछ जो पॉइंट छूट गए जो आपको लगता है जिनका जिक्र होना जरूरी है। देखिए ऐसा ना कि जो धान की जो बात आ रही है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसान भाई जब ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी कीट का प्रकोप दिखाई दे उस समय सबसे पहले सावधानी बरतें कि खेत में पानी बिल्कुल न रहे, खड़ा रहे, उसको खेत को पानी को ड्रेन आउट कर दें। इससे क्या होगा कि उनके जो अंडे बच्चे होते हैं काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो नत्रजन उर्वरक है, जो नत्रजन धारी उर्वरक है, उनका जो प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि नत्रजन का प्रयोग अगर करेंगे तो पौधा जो है सॉफ्ट होगा। जब सॉफ्ट होगा तो उन पर जो है कीड़ों का अटैक ज्यादा होगा।
तीसरा चीज अभी ये बताया कि अभी डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि हम जो है कीटनाशकों का प्रयोग करते समय मुख्य रूप से जो ध्यान देते हैं कि जो दवा एक्सपायरी के साथ साथ ये ध्यान देते हैं कि पक्की रसीद नहीं लेते हैं और बाद में कहते हैं कि दवा खराब हो गई। अब इस समय स्मार्टफोन का जमाना है और मैं किसान भाइयों सबसे कहता हूं कि जो आपके खेत में कीड़े या बीमारी का प्रकोप दिखाई दे उसको नियर बाई कृषि विज्ञान केंद्र या कोई गवर्नमेंट संस्थान उसको व्हाट्सएप करे, तुरंत उसको जवाब मिल जाए। उसमें होता क्या है कि जैसे अभी मोजेक की बात आ रही है, धान में पीलापन आ रहा है। धान में पीलापन कारण आपका नचन कभी से भी हो सकता है। धान में आपके खैरा डिजीज जो लगती है, खैरा की बीमारी होती है, अगर उसको व्हाट्सएप कर देंगे तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल, यानी सही समय पर सही सलाह लेना विशेषज्ञों से बहुत महत्वपूर्ण है। हंसराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सबको जी। और डॉक्टर सचिन आपका भी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को कीटनाशकों के उचित उपयोग के बारे में जानकारी दी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि इस पर चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू। और चलिए अब चलते चलते आपको बताते हैं कि कल का हमारा हेलो किसान का विषय क्या है। कल का हमारा विषय औषधीय पौधों की खेती और खरीफ फसलों में रोग व कीट प्रबंधन। और अगर आप चाहें तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं एडवांस में। आप अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना ये है कि आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे फॉलो करें, लाइक करें और अपने प्रश्न हमें मैसेंजर के माध्यम से या वॉल पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान 1800-113060 ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर
पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है। जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे, वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।